नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन भारत। मैं हूं ऋचा जैन कालरा। जरा सोचिए, एक गैराज से शुरू हुआ स्टार्टअप अगर रॉकेट बनाकर अंतरिक्ष तक पहुंच जाए, तो हो सकता है कि आपको सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगे। लेकिन ये आज के भारत की हकीकत है। स्पेस सेक्टर के खुलने के बाद भारतीय स्टार्टअप्स नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। कोई देश का पहला निजी रॉकेट बना रहा है, तो कहीं भविष्य की रीयूजेबल स्पेस तकनीक पर काम हो रहा है। ये कहानी उस नए भारत की है जो अंतरिक्ष को अपनी अगली मंजिल बना चुका है। आज हमारे देश के स्टार्टअप्स न सिर्फ जमीन पर बड़े बदलाव ला रहे हैं, बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं। जिन स्टार्टअप्स के लिए स्पेस सेक्टर के दरवाजे सालों तक पूरी तरह बंद थे, आज वहां 21वीं सदी का नया भारत पुरानी बंदिशों को तोड़कर आगे बढ़ रहा है। साल 2020 में जैसे ही देश ने अपने स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोले, हैदराबाद में शुरू हुए एक ऐसे ही स्पेस टेक स्टार्टअप ने इतिहास की नई इबारत लिखना शुरू कर दिया। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मिलकर ठाना कि देश का पहला निजी रॉकेट अंतरिक्ष में जाएगा। फिर वो ऐतिहासिक दिन भी आया जब इसी स्टार्टअप द्वारा निर्मित रॉकेट विक्रम एस ने अंतरिक्ष की सीमा को छूने वाले भारत के पहले निजी टेस्ट रॉकेट के रूप में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। 5, 4, 3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram 1. लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। हाल ही में इसी स्वदेशी स्टार्टअप ने उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने वाले अपने पहले पूर्ण ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास का सबसे बड़ा मिशन आगमन पूरा कर लिया है। आज ये कंपनी देश की पहली स्पेस यूनिकॉर्न बन चुकी है, जो दुनिया को भारत के प्राइवेट सेक्टर की असली ताकत दिखा रही है। I think it's a biggest transformation after India's space program started in the early 1960s. I think opening up of the private sector is the biggest transformation after that. It has huge impact by creating a $44 billion space economy by 2033, which is the ambition set, which can be done only with the partnership with the private or opening up of the private sector. And it is also generates a lot of employment, a lot of investments into the sector, and also make India a global space power. इस नए स्पेस इकोसिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है युवा इंजीनियर्स। यहाँ वो सिर्फ किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजाइन, प्रोपल्जन, टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर और लॉन्च ऑपरेशंस तक हर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यही वजह है कि आज मैकेनिकल, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और कोर इंजीनियरिंग से जुड़े युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर नए अवसरों का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। अगर आप स्पेस सेक्टर देखें तो उनमें 4 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं: एरोडायनेमिक्स, गाइडेंस नेविगेशन कंट्रोल, एरोस्ट्रक्चर्स एंड प्रपल्शन एंड एवियोनिक्स एंड टेलीमेट्री। तो उसमें आपका मेजॉरिटी साइंसेस जो आपके इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड इंजीनियरिंग, एरोडायनेमिक्स इंजीनियर्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर्स, तो उन सब के लिए अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा ओपन हो चुकी हैं इन कोर। और अगर आप देश के लिए जो सबसे हाई टेक टेक्नोलॉजी है स्पेस, सबसे कॉम्प्लेक्स टेक में आपको अगर काम करने की रुचि है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। लेकिन अंतरिक्ष तकनीक में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रॉकेट लॉन्च होने से पहले हर सिस्टम की सैकड़ों बार जांच होती है, क्योंकि असली परीक्षा उड़ान के उसी पल में होती है। इसलिए यहाँ काम करने वाले युवा इंजीनियर हर संभावित चुनौती का पहले से अनुमान लगाते हैं और उसके समाधान पर लगातार काम करते रहते हैं। I think building rockets and building satellites are tough because first of all there's a lot of risk involved while building it, and you don't know about it until it flies and it gets successful. So solving those problems and thinking ahead of the curve and thinking beyond what is in front of you is something that we face every day here at Skyroot, and that is something that Skyroot is trying to solve every day. अब बात सिर्फ नए रॉकेट बनाने की नहीं है। दुनिया का अगला बड़ा लक्ष्य है ऐसे रॉकेट विकसित करना जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके। इससे स्पेस मिशनों की लागत काफी कम हो सकती है। इसी दिशा में पुणे का एक भारतीय स्टार्टअप रियूजेबल रॉकेट तकनीक विकसित कर रहा है, जो भविष्य में अंतरिक्ष तक पहुंच को पहले से कहीं ज्यादा किफायती बना सकता है। At Astrophil Aerospace,
we are pioneering reusability into rockets, something which no one is really trying of in India. Reusability is really important technology for a country being its rocket program, and I certainly believe that this in long term reduces the cost of access to space. अंतरिक्ष क्षेत्र में असली आत्मनिर्भरता तब आती है जब सिर्फ रॉकेट ही नहीं बल्कि उसके भीतर लगने वाला एक एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर कोड और डिजाइन भी देश में ही तैयार हो। ये डीप टेक स्टार्टअप्स अब इसी दिशा में जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं ताकि पूरे इकोसिस्टम को पूरी तरह मेड इन इंडिया बनाया जा सके। Even electronics components, all the code that is required, the algorithms that are required, all are designed in-house by us. Nothing is imported. हम components भी सब Indian ही use कर रहे हैं. And I think it is important कि जो Indian deep tech startups है, वो भी सब चीज़ें ground level से Indian करें ताकि पूरा ecosystem grow हो, not just the company. युवा स्टार्टअप्स और इंजीनियर्स की नई पीढ़ी अब अंतरिक्ष की अगली उड़ान लिख रही है। रॉकेट से लेकर रीयूजेबल तकनीक और स्वदेशी स्पेस सिस्टम तक हर कदम यही बता रहा है कि भारत अब अंतरिक्ष की दौड़ में सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा बल्कि भविष्य की दिशा भी तय कर रहा है। एक समय था जब स्कूलों में बच्चों से पूछा जाता था, बड़े होकर क्या बनोगे? लेकिन अब सवाल बदल गया है, क्योंकि हमारा भविष्य कुछ ऐसा है जहां पर एआई एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। भारत के कुछ स्कूल और इनोवेशन लैब्स इसी भविष्य की नींव रख रहे हैं। यहाँ बच्चे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि एआई, रोबोट्स और कोडिंग के जरिए ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो आने वाले भारत की दिशा तय कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं है। एप्स तैयार करने से लेकर कोड लिखने, स्मार्ट एजेंट विकसित करने और भविष्य की तकनीक को नई दिशा देने तक एआई की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ये जो छात्र आप देख रहे हैं, ये केवल लैपटॉप नहीं चला रहे, बल्कि भविष्य की उस तकनीक को समझ रहे हैं जो आने वाले समय में करोड़ों संभावनाओं के दरवाजे खोलेंगी। आज नेक्स्ट जन भारत में हम आपको ऐसी ही कहानी बताएंगे जहां पर ये छात्र अपनी नई सोच और इनोवेशन से भारत की तस्वीर बदल रहे हैं। अब देश के कई संस्थान छात्रों को शुरुआती स्तर से ही एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और कोडिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। लाइव कोडिंग, एआई मॉडल और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के जरिए छात्रों को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार किया जा रहा है। एआई का ट्रैक जो हमारा होता है वो पाइथन बेसिक से स्टार्ट होता है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है एआई की लैंग्वेज में। फिर हम उसके बाद पाइथन बेसिक्स के बाद हम कवर करते हैं कि एआई काम कैसे करता है। एग्जैक्टली जो भी चैट जीपीटी या क्लॉड जेमिनाई जैसे मॉडल्स हम यूज़ करते हैं तो ये कैसे काम करते हैं, इनका आर्किटेक्चर क्या होता है। हम मिले हमजा से जो एआई और कोडिंग में अपना भविष्य देख रहे हैं। यहाँ वे सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं बल्कि एलएलएम्स, एपीआई इंटीग्रेशन और एआई आधारित रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन विकसित करना भी सीख रहे हैं। साथ ही उन्हें इंडस्ट्री और इंटरव्यू के लिए भी तैयार किया जा रहा है। पाइथन जो एआई की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है एआई बनाने के लिए पाइथन, और हम लोग को बाकी सब एआई से रिलेटेड बताते हैं कि कैसे एलएलएम काम करते हैं, कैसे और सिस्टम्स काम कर रहे हैं, कैसे हम लोग को कैसे एपीआई कनेक्ट करनी है और कहाँ से हम लोग को एपीआई की लेनी है, जनरेट करनी है, परचेज करनी है। एआई अब सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है। आकाश जैसे युवा इंजीनियरों ने एआई असिस्टेंट रोबोट सोफिया विकसित किया है जो इंसानों से संवाद करता है, निर्देश समझता है और छात्रों को रोबोटिक्स, एआई, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने में मदद करता है। इस रोबोट को डेवलप किया है ताकि स्टूडेंट्स इसको देखें, इसके एप्लीकेशंस को समझे, इसके सॉफ्टवेयर को समझे और इसके हार्डवेयर को समझे। देन इसके बाद इसके ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह ऐसी इतनी सारी चीज़ों को समझे और ऐसे रोबोटिक सिस्टम पे वर्क करे और रोबोटिक्स की फील्ड में करियर अच्छा बनाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ कॉलेजों तक सीमित नहीं है। इसकी शुरुआत स्कूलों से ही हो रही है। देश की इनोवेशन लैब में बच्चे कम उम्र से ही कोडिंग, रोबोटिक्स, एआई,
VR और STEM तकनीकों को प्रैक्टिकल तरीके से सीख रहे हैं। मकसद सिर्फ तकनीक सीखना नहीं, बल्कि भविष्य के इनोवेटर्स तैयार करना है। Our belief is that if we are able to train these young mind at a grassroots level, जहाँ पे ये बोलते हैं कि आपकी दिमाग भी आपका 20-30 ईयर तक बेस्ट ग्रो करता है, and where we are providing industry relevant skill to these young mind. हम मिले अद्वैत द्विवेदी से, जो कम उम्र में ही लेजर डिफेंस सिस्टम का प्रोटोटाइप विकसित कर रहे हैं। AI और सेंसर आधारित यह मॉडल संभावित खतरों की पहचान कर उन्हें लेजर तकनीक से निष्क्रिय करने की अवधारणा पर आधारित है। ऐसे प्रोजेक्ट बच्चों को रक्षा तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स और AI के व्यवहारिक उपयोग से परिचित करा रहे हैं। मुझे AI में बहुत इंटरेस्ट है। मैं ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे फ्यूचर में कुछ बड़ा करना है, और इसमें मुझे सिर्फ मेरा स्कूल ही नहीं, मेरा स्कूल और उसमें जो क्लासेस हैं रोबोटिक्स एंड AI की, वो बहुत हेल्प कर रही हैं। इनमें सिर्फ बुक्स की लर्निंग नहीं, प्रैक्टिकल लर्निंग भी होती है। ये है स्वास्तिका, जो AI आधारित हैंड्स जेस्चर रिकॉग्निशन सिस्टम विकसित कर रही हैं। इसकी मदद से सिर्फ हाथों के इशारों से कंप्यूटर को कमांड दी जा सकती है। ऐसी तकनीकें भविष्य में दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और टच फ्री कंप्यूटिंग के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। I have innovated this gesture hand movement through like LED. Like this shows the gestures from hand. This one is for brightness, another one is for light. Like one closes eyes and other like this, and this controls the brightness on total. So like we have used Arduino UNO, breadboard, jumper wires, LEDs, and we have connected it and write the code there, so that works. भविष्य उन्हीं का होगा जो नई तकनीक को समझेंगे, सीखेंगे और अपनी जिंदगी में सही तरीके से उपयोग करेंगे। आज ये बच्चे केवल अपने सपनों को नहीं, बल्कि विकसित भारत के भविष्य को आकार दे रही हैं। और यही है नेक्स्ट जेन भारत, जहां शिक्षा का मतलब केवल किताब नहीं, बल्कि नवाचार, प्रयोग और नई सोच होता है। कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर वो खास जगह है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग समझाया था। सदियों बाद उसी धरती पर कर्म की एक नई कहानी आकार ले रही है। इस बार हाथों में धनुष नहीं, हुनर है, और बदलाव की अगुवाई कर रही हैं गांव की महिलाएं। जब गांव की महिलाएं आगे बढ़ती हैं ना, तो सिर्फ एक परिवार आगे नहीं बढ़ता, पूरा गांव आगे बढ़ता है। एक खास रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर, जहां मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया था, आज एक नई प्रेरणादायक कहानी लिख रहा है। आज इस धरती पर एक और क्रांति देखने को मिल रही है। तकरीबन 40 स्वयं सहायता ग्रुप्स की महिलाएं अपने सपनों को साकार कर रही हैं। मिलते हैं उन असली हीरोज से। यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भरता और उद्यमिता की मिसाल बनकर उभर रही हैं। करीब 40 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सैकड़ों महिलाएं अपने हुनर को रोजगार में बदल रही हैं। कोई स्वादिष्ट मसाले तैयार कर रही है, तो कोई अचार, पापड़, सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प के जरिए अपनी पहचान बना रही है। कभी घर की चारदीवारी तक सीमित रहने वाली ये महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ी हैं और न सिर्फ परिवार की आर्थिक ताकत बन रही हैं, बल्कि आत्मविश्वास और सफलता की नई इबारत भी लिख रही हैं। वो एक पुराना मतलब समय था कि जब ये था कि महिलाएं घर की दहलीज से बाहर नहीं जाती थी। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अगर हम स्वयं सहायता समूह की ही बात करें, तो ये हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो राज्य सरकार से या फिर राष्ट्रपति महोदय जी से वहां से भी सम्मानित हो चुकी हैं। इन स्वयं सहायता समूहों की सबसे बड़ी ताकत है एकता और आत्मविश्वास। महिलाएं छोटी छोटी बचत से जरूरतमंद सदस्यों को ऋण देती हैं और अपने छोटे कारोबार शुरू करती हैं।
सरकारी योजनाओं, बैंक लोन और प्रशिक्षण की मदद से इनके उत्पाद अब स्थानीय बाजारों से निकलकर मेलों और प्रदर्शनियों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय और आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है। पहले हमने बचत शुरू की है, फिर हमारे को बैंक में ऋण मिला है। ऋण लेके हमने अपना काम शुरू किया है, जैसे नीटिंग का काम शुरू किया है हमने, सिलाई का भी करते हैं, अचार पापड़ जैसे हो गया, किसी ने कैंटीन भी कर रखी है, इसमें फास्ट फूड का भी करती है लेडीज़ काम। इसमें कई काम ऐसे हैं जो जैसे कि पहले हमारे खर्चा निकलता नहीं था, जैसे अब हमने काम शुरू किया है, अब हमारा खर्चा भी निकलने गया, बच्चों की पढ़ाई में भी हमारा बहुत ही योगदान कर रहे हैं हम मिले उषा रानी से, जिन्होंने ज्योतिसर में स्वयं सहायता समूहों की शुरुआत कर महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। आज उनके प्रयासों से जुड़ी महिलाएं 30-40 तरह के अचार, चटनी और मुरब्बे तैयार कर रही हैं और अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाकर अपनी पहचान बना रही हैं। 1 साल पहले उन्होंने पारंपरिक बैल चालित तेल घानी की शुरुआत कर ग्रामीण उद्यमिता की नई मिसाल पेश की। जितनी भी मेरे गांव की मेरा काम है, जितना वो सभी ग्रुप की लेडीज़ काम करती हैं। मेरे 30 से 32 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो मैंने खुद ही बनाए थे, और इसके साथ कई लेडीज पशुपालन का काम करती है। हम मिले आशा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से, जो अपने हुनर से आकर्षक हस्तशिल्प तैयार कर रही हैं। इस समूह में 1 दर्जन से अधिक सदस्य जुड़ी हैं, जो मिलकर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। इन महिला समूहों की खासियत है इनकी आर्थिक मजबूती। समूह के नाम से बैंक खाता खोला गया है, जिसमें हर सदस्य हर महीने 200 रुपए की बचत जमा करती है। ये पहल न सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि गांवों में वित्तीय स्थिरता और आपसी सहयोग की मिसाल भी पेश कर रही है। अगर किसी लेडीज को जरूरत है घर के खर्चे के लिए, बच्चों की स्कूल के फीस के लिए भी, कुछ भी काम करना लेडीज को, हम वो 10,000 दे देते हैं। फिर हम पर महीना उससे 1,000 रुपये महीना वापस और 1 रुपये दर के हिसाब से ब्याज समेत हम उनसे वापस लेते हैं। ज्योतिसर की ये महिलाएं दिखाती हैं कि बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। आत्मविश्वास, हुनर और सामूहिक प्रयासों से ग्रामीण भारत की महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनकर नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रही हैं। यही है नेक्स्ट जेन भारत की प्रेरक कहानी। क्या एक दूरदराज के जंगल में रहने वाला बच्चा भी वही सपने देख सकता है जो कोई बड़े शहर का बच्चा देखता है? सुकमा की ये कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। यहाँ साइंस किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल, जंगल, दूरबीन और टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन रही है। और बड़ी बात ये कि यहाँ शिक्षा के साथ साथ बच्चों के बीच आत्मविश्वास भी पनप रहा है। इस बदलाव के पीछे हैं कुछ युवा, जिन्होंने शिक्षा को बच्चों के लिए रोचक, आसान और भविष्य से जोड़ दिया है। सुकमा, जिसे चुनौतियों का गढ़ माना जाता रहा है, तमाम तरीके की समस्याएं थी। जंगलों के भीतर रहने वाले आदिवासी लोगों के पास न तो स्कूल थे और न ही पढ़ने के लिए कोई रास्ता। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। बच्चे मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ रहे हैं, विज्ञान सीख रहे हैं, नवाचार सीख रहे हैं, और कैसे उनके लिए युवाओं का एक ग्रुप लगातार सक्रिय है। चलिए इसी की कहानी जानते हैं। सुकमा के इन अंदरूनी इलाकों में अब वंचित बच्चों को पढ़ाई के लिए जागरूक किया जा रहा है। युवाओं का एक ग्रुप मिलकर यहाँ आदिवासी बच्चों को रटने के बजाय खेल खेल में साइंस सिखा रहा है। जैसे प्लास्टिक के रोल्स और गुब्बारों की मदद से ये बच्चे हवा के दबाव और फिजिक्स के नियमों को प्रैक्टिकल करके समझते हैं। यही नहीं, इस खेल खेल के जरिए उन्हें हेल्थ साइंस और अपने शरीर को स्वस्थ रखने की सीख भी दी जा रही है। साथ ही उन्हें कंप्यूटर के जरिए भी शिक्षा दी जा रही है, ताकि वो टेक्नोलॉजी से जुड़े रहें। ऐसे बच्चे होते हैं उस स्कूलों में कि बहुत अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे हैं कि वो अभी तक विकसित नहीं है, उनमें कुछ भी नहीं है, रोड ऐसी सड़क या इस
मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में है ही नहीं वो लोग, तो उस चीज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो उनको हमको रुचि बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ों का हम लोग का किट होता है, किट बेस पे हम लोग उसको ऐसे खेल-खेल में विज्ञान की चीज़ें सिखाते हैं। गांव में बहुत समस्या था, इसलिए हम लोग बाहर चले आए पढ़ने के लिए। यहाँ भैया लोग आते हैं पढ़ाने के लिए, कुछ सिखाते हैं हम लोग के लिए, सीख कर भी कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को प्रकृति की भी अच्छी जानकारी हो, उसके लिए गले में दूरबीन टांगकर जंगलों में बर्ड वॉचिंग के जरिए नेचर के साइंस को बेहद करीब से देख रहे हैं। यहाँ के जंगलों में कई किस्म के पक्षी हैं जिन्हें ये बच्चे ई बर्ड ऐप जैसी नई टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रैक करना सीख रहे हैं। बर्ड वॉकिंग में हम बर्ड कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 167 पक्षी हैं और हम दूरबीन के माध्यम से उनको दूर के पक्षियों को भी देखने का मतलब उनके कलर, उनके सोच के कलर के माध्यम से पता चलता है कि कौन से पक्षियाँ अभी वास्तव में यहाँ पर है। सुकमा आगे बढ़ रहा है और उसको आगे बढ़ाने में यहाँ की बच्चियाँ भी अहम भूमिका निभा रही हैं। आज यहाँ की बच्चियाँ साइंस सीख रही हैं, पीरियड जैसे विषय पर खुलकर बात कर रही हैं। दरअसल आदिवासी इलाकों में लंबे समय तक पीरियड्स जैसे विषयों पर खुलकर बात नहीं की जाती थी, लेकिन अब यहाँ की शिक्षिकाएं इस चुप्पी को तोड़ रही हैं। हमारे जो एरिया के बस्तर एरिया के जो बच्चे हैं अंदरूनी क्षेत्र के हैं और उनको ये पता नहीं रहता है कि हमारा शरीर कैसे बदलता है या फिर हमें पीरियड के समय क्या करना चाहिए और हम कैसा उसका सफाई करें, क्यों करें। सुकमा के इन जंगलों में आज सिर्फ शिक्षा नहीं पहुंच रही, बल्कि नई सोच भी पहुंच रही है। जहां एक तरफ युवा विज्ञान, तकनीक और नवाचार को गांव-गांव तक ले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी बच्चे आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य की नई नींव रख रहे हैं। यानी बदलाव की ये कहानी सिर्फ स्कूलों की नहीं, बल्कि उस नई पीढ़ी की है जो अवसर मिलने पर किसी से भी पीछे नहीं रहने वाली। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।